कोरोना पैंडेमिक जैसा हाल अभी हो सकता है यदि हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो। कोरोना का पहला संक्रमण चीन के वुहान शहर में देखा गया था। समय था दिसंबर 2019। किसी ने सोचा नहीं था आगे चलकर ये पैंडेमिक का रूप धारण कर लेगा, इसीलिए शुरुआती समय पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना चालू था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया संक्रमण भी बढ़ता गया और कई देशों ने विदेशों से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। समस्या बहुत तब बढ़ गई जब रोज लोग मरने लगे, जिससे WHO को सामने आना पड़ा। WHO ने मार्च 2020 में कोरोना की पैंडेमिक घोषित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपने कोरोना पैंडेमिक का हाल देखा ही था। इसके कारण कई राज्यों के बोर्ड परीक्षा को रद्द करना पड़ा और बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया गया था और कई लोगों को कंपनियों द्वारा नौकरियों से निकाल दिया गया था। कई एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट को कई बार पोस्टपोन किया गया। देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे तरीके से हिल गई थी। कोरोना पैंडेमिक जैसा हाल अभी भी हो सकता है यदि हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो। एमपॉक्स जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स, ये कोरोना वायरस की तरह ही एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। मैं कुछ भी अपने हिसाब से नहीं बोलूँगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो WHO के ऑफिशियल वेबसाइट में दी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर आप भी पढ़ सकते हैं। 2022 में मंकी पॉक्स के मामले लगभग 70 देशों में देखा गया, लेकिन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को एक बात सोचने पर मजबूर कर दी। एमपॉक्स पश्चिम और मध्य अफ्रीका देशों का स्थानीय बीमारी है, लेकिन मंकी पॉक्स वहाँ भी देखा जा रहा है जहाँ यह स्थानीय नहीं है। और जिन लोगों को मंकी पॉक्स हुआ था उनके यात्रा का इतिहास देखने पर पता चला कि उन लोगों ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों में यात्रा की थी। साल 1958 में वैज्ञानिकों ने बंदरों में एक नई बीमारी का पता लगाया था। इस बीमारी को मंकी पॉक्स नाम दिया गया क्योंकि यह वायरस बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 9 महीने के लड़के में देखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में इतनी अभी और हल्ला क्यों हो रही है, जैसे कोरोना को शुरुआती में सीरियसली नहीं लिया गया और वह बहुत बढ़ गया है। इसलिए WHO द्वारा मंकी पॉक्स पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। इसके मुख्य रूप से 7 भाग होते हैं, यानी ये मुख्य रूप से 7 भागों से मिलकर बना होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। पहला है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन यह वायरस का सबसे बाहरी सुरक्षा कवच है जो इसे बाहरी वातावरण से बचाता है। इसके अंदर की संरचनाओं को सुरक्षित रखता है और संक्रमण के दौरान मेजबान कोशिका से संपर्क करने में मदद करता है। यानी इसे आसान भाषा में समझे तो ये वायरस को शरीर से चिपकाने में मदद करता है। इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक और परत होती है जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह वायरस की प्रमुख संरचनाओं को और भी अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, यानी वायरस को मजबूती प्रदान करती है। अगला भाग है टिब्यूल। यह प्रोटीन वायरस के आउटर मेम्ब्रेन पर स्थित होता है जो वायरस को मेजबान कोशिका से जुड़ने में मदद करता है। ये प्रोटीन वायरस की पहचान और संक्रमण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है वायरल जीनोम। ये सबसे मुख्य भाग है, इसी के द्वारा ही संक्रमण आगे बढ़ता है। यह वायरस का जेनेटिक मटेरियल है जिसमें वायरस की आनुवंशिक जानकारी होती है। जब वायरस किसी कोशिका में प्रवेश करता है तो यह जीनोम उस कोशिका को निर्देश देता है कि वह नए वायरस पार्टिकल्स का निर्माण करें। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वायरल जीनोम होता है वो कोशिका को हैक कर लेता है और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उसे सिग्नल देता है और कोशिका की एनर्जी और फूड का उपयोग करके लगातार ग्रोथ करता है। अगला है वायरल एंजाइम। ये एंजाइम वायरस के जीवन चक्र के दौरान विभिन्न प्रक्रियाओं में मदद करते हैं, जैसे कि जीनोम की प्रतिलिपि बनाना, वायरस पार्टिकल को असेंबल करना आदि। यानी इसे आसान भाषा में समझे तो ये वायरस की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, यानी डुप्लीकेट करने में मदद करता है। अगला है कोर वॉल। वायरस का केंद्रीय ढांचा है जो जीनोम और अन्य आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षित रखने का काम करता है। और सबसे आखिरी संरचना है लैटरल बॉडी। यह वायरस की संरचना में विशेष पार्टिकल होते हैं जिनका काम पूरी तरीके से अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये वायरस के संक्रमण और विकास करने में मदद करते हैं। अब यह जानते हैं कि एमपॉक्स शरीर में घुसकर ग्रोथ कैसे करता है। जब एमपॉक्स या किसी भी वायरस के कण शरीर के कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वे सामान्य कोशिका की गतिविधि को बाधित कर अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं
और इसे वायरस का रेप्लिकेशन कहते हैं। चलिए इसे मैं आपको समझाता हूँ। मंकी पॉक्स वायरस का शरीर में घुसना और ग्रोथ करना लगभग 7 चरणों में होता है। पहला चरण है कोशिका में प्रवेश करना। वायरस का सबसे पहला लक्ष्य होता है कोशिका की बाहरी सतह पर उपस्थित रिसेप्टर से जुड़ना। मंकी पॉक्स जैसे वायरस कोशिका की सतह पर विशेष रिसेप्टर्स को पहचानते हैं और उससे जुड़ते हैं, और इसके बाद वायरस कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जहां कोशिका वायरस को अपने अंदर खींच लेती है। अब आता है दूसरा चरण, वायरस का एन्कोडिंग। कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद वायरस का बाहरी आवरण टूट जाता है। तीसरा चरण है वायरस के डीएनए का प्रतिकृति। एक बार वायरस का डीएनए कोशिका के नाभिक तक पहुंच जाता है तो ये कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपने डीएनए की संख्या को बढ़ाने लगता है और यह कोशिका के सामान्य कामकाज को बाधित कर देता है, क्योंकि अब कोशिका अपनी जगह वायरस के लिए काम करने लगती है। चौथा है वायरल प्रोटीन का उत्पादन। वायरस का डीएनए कोशिका के मेटाबॉलिक सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और कोशिका के राइबोसोम से वायरल प्रोटीन बनवाने लगता है। बात करें राइबोसोम की, जिसे हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ये कोशिका के लिए प्रोटीन बनाता है, लेकिन अब वायरस ने कोशिका को हाईजैक कर लिया है, इसलिए ये राइबोसोम वायरस के लिए प्रोटीन बनाने लगता है और इन्हीं प्रोटीन से वायरस का संरचना बना होता है। और अधिक नए वायरस बनने के लिए डीएनए और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कोशिका को लगातार प्रोटीन बनाने के लिए लगा दिया जाता है। पांचवा है वायरस कणों का असेंबली, यानी जो कण कोशिका द्वारा बनाए गए उससे जुड़कर एक नया वायरस बनता है। चलिए इसे समझते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में वायरल डीएनए और प्रोटीन बन जाते हैं तो ये मिलकर नए वायरस कणों का निर्माण करते हैं। ये नए वायरस के कण कोशिका के भीतर तैयार होकर जमा होते रहते हैं और जब इसकी संख्या अधिक बढ़ जाती है तो ये बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। छठवां चरण है कोशिका का टूटना और वायरस का फैलाव। अंत में जब कोशिका में नए वायरस कण अधिक बन जाते हैं तो ये कोशिका की मेम्ब्रेन अर्थात झिल्ली को तोड़कर बाहर निकलते हैं। इसे लाइसिस कहते हैं। कोशिका टूट जाती है और वायरस कण बाहर निकलकर अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित करने लगते हैं। सातवां और आखिरी चरण है शरीर में फैलाव और इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया। वायरस तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है और अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित करता है। जैसे ही वायरस का संख्या बढ़ता है वैसे ही शरीर की इम्यूनिटी प्रतिक्रिया करने लगती है और वायरस को खत्म करने की कोशिश करती है, और इसके कारण ही शरीर में कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे बुखार होना, गला खराब हो जाता है, सिर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पेट में दर्द रहता है, एनर्जी की कमी हो जाती है और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। आपने मंकी पॉक्स के बारे में जान लिया है कि इसकी संरचना कैसी होती है और ये कैसे फैलता है। हाल ही में एम्स दिल्ली के डॉक्टर द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिसका यूज करके आप इसके फैलने से बच सकते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से चेक जरूर कराएं और मरीज को आइसोलेशन में रखें। बाकी एम्स दिल्ली के डॉक्टर द्वारा दी गई गाइडलाइंस को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।